भारत का संविधान हालांकि धार्मिक अल्पसंख्यक की परिभाषा पर मौन है, मगर हमारे संविधान और कानून में अल्पसंख्यकों के संरक्षण और सशक्तिकरण के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही 1992 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया था। इस कानून के अंतर्गत अगले ही बरस यानी 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अस्तित्व में भी आ गया। आयोग ने मुसलमानों, बौद्धों, सिखों, ईसाइयों और पारसियों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया हुआ है, परंतु देश के कई अन्य जनकल्याणकारी कानूनों की ही तरह भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम और उसके तहत बने आयोग का लाभ जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों को आज तक उपलब्ध नहीं है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दायरे से आज भी बाहर है और न ही राज्य का अपना कोई अल्पसंख्यक आयोग आज तक गठित हो पाया है। राज्य के अल्पसंख्यकों को इस अमानवीय वंचना का शिकार बनाने के लिए आखिर कौन उत्तरदायी है? इस सवाल का जवाब सीधा है, परंतु समस्या का समाधान इतना सरल नहीं है। दरअसल रक्षा, संचार और विदेश मामलों से संबंधित कानूनों को छोड़कर किसी भी केंद्रीय कानून को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति चाहिए। अनेक अन्य कानूनों की तरह किसी भी निर्वाचित राज्य सरकार ने आज तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को राज्य में लागू करने के लिए अपनी सम्मति प्रदान करने की पहलकदमी नहीं की। यह सहमति भारतीय संविधान के अस्थायी उपबंध अनुच्छेद 370 के कारण आवश्यक है। अभिप्राय यह कि अनुच्छेद 370 रूपी बाधा के कारण जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक, जिनमें सिख भी शामिल हैं, देश के अन्य भागों के अल्पसंख्यकों को उपलब्ध अनेक अधिकारों और सुविधाओं से वंचित हैं। इसके चलते यह भी सच है कि मौजूदा परिस्थिति में उनके साथ यदि कोई अन्याय या उत्पीड़न की घटना हो जाए तो कायदे से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग उनकी मदद के लिए हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि आयोग के क्षेत्राधिकार से जम्मू कश्मीर बाहर है। राज्य के अल्पसंख्यक अपने साथ हो रही इस ज्यादती के खिलाफ अब तक हर संभव दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। इनमें सिख समुदाय सर्वाधिक मुखर नजर आता है। राज्य के अल्पसंख्यक सिखों की ओर से बीते बरसों के दौरान एक के बाद एक सभी मुख्यमंत्रियों के दरवाजे खटखटाए गए, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ और इसी तरह उन्होंने दिल्ली में सत्ता और प्रतिपक्ष सबके द्वार पर भी खूब दस्तक देकर देख ली। संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने की इस जद्दोजहद में आज तक कोरे आश्वासनों के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अल्पसंख्यक सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से तो सिखों को खासी उम्मीद थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के नाते 2 बार राज्य के दौरे पर जा चुके हैं। दोनों बार कश्मीर के सिख समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई भी और उनका ज्ञापन भी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, मगर कटुतम सत्य यह है कि उनकी ओर से किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई खबर आज तक श्रीनगर नहीं पहुंची है। इस सिलसिले में ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के समन्वयक सरदार जगमोहन सिंह रैना कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय की आवाज को जिस तरह से अनसुना किया जा रहा है वह बहुत दर्दनाक है। बकौल रैना, राज्य के सिख समुदाय ने सदैव राज्य में राष्ट्रवाद का तिरंगा थामे रखा है। आतंकवाद के चरम के समय में भी सिखों ने कश्मीर घाटी को नहीं छोड़ा। सुरक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों से अपने घर, जमीन, बागान छोड़कर वे शहरों में जरूर आए, मगर घाटी छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं हुए। परंतु श्रीनगर और दिल्ली की सरकारों ने इनकी इस बहादुरी और देशभक्ति को कभी अहमियत नहीं दी। गांव में छूट गई उनकी संपत्ति के एवज में उन्हें कोई मुआवजा दिया जाए, इसका विचार किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने आज तक नहीं किया। संरक्षण के अभाव में सिखों की मातृभाषा पंजाबी की भी जमकर उपेक्षा हो रही है। मसलन किसी जमाने में घाटी में अनेक कॉलेजों में पंजाबी का पठन पाठन होता था। अब यह सिमटकर 1 या 2 संस्थानों तक सीमित हो गया है।
कश्मीर विश्वविद्यालय में ऐसी कई भाषाओं के विभाग तो होंगे जो राज्य में बोली नहीं जाती, मगर पंजाबी का विभाग आज तक स्थापित नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इसी प्रकार की कई छोटी बड़ी वेदनाओं का निराकरण स्वतः हो जाता अगर अल्पसंख्यक आयोग के रूप में अल्पसंख्यक सिखों के पास एक ऐसा ठिकाना होता जहां जाकर वे अपनी बात कह सकें। जगमोहन सिंह रैना के ही नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिला था। रैना और उनके साथियों का कहना है कि अब भी सरकार नहीं जागी तो जम्मू कश्मीर के सिखों व दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के पास आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस संबंध में राज्य के सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने के प्रयास भी जारी हैं। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के अपने संविधान में कहीं भी राज्य के अल्पसंख्यकों के संरक्षण या पोषण का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। अभिप्राय यह कि राज्य के संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए कुछ व्यवस्था है नहीं और भारत की संसद ने इस लिहाज से जो कानून पारित किया है वह राज्य में आज तक लागू नहीं किया गया है। ऐसे में अल्पसंख्यकों का खुद को आहत और उपेक्षित महसूस करना स्वाभाविक है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 74,000 सिख अकेले कश्मीर घाटी के 11 जिलों के लगभग 126 गांवों में रहते हैं। इसके अलावा राज्य में बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक भी हैं, जो इस प्रकार केंद्रीय कानून और उसके तहत बने आयोग के लाभ और संरक्षण से वंचित हैं। जम्मू कश्मीर सरकार जैसे अनुच्छेद 370 का सहारा लेकर आज तक राज्य के ग्रामीण अंचल को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के लाभों अर्थात शेष भारत में लागू पंचायती राज व्यवस्था से वंचित किए हुए है, कुछ वैसा ही वह अल्पसंख्यकों के मामले में भी कर रही है। 73वें संशोधन का जिक्र आते ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क उठते हैं। लोगों का बहुत दबाव पड़ता है तो वे जम्मू कश्मीर के पंचायती राज कानून में ही 73वें संशोधन जैसे बदलाव करने का सियासी झुंझुना थमाकर आगे बढ़ जाते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामले में अक्सर यही कह दिया जाता है कि बजाय केंद्रीय कानून लागू करने के राज्य अपना अलग कानून बनाना चाहता है। विशेषज्ञों को इस दाल में भी कुछ काला दिखाई देता है। उनका कहना है कि केंद्रीय कानून को लागू करने में उमर या किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के हाथ शायद इसलिए भी कांपते हों क्योंकि उसके लागू होने के बाद राज्य में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को कई मामलों में अल्पसंख्यक होने का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक होते हुए भी सिखों को विभिन्न मामलों में पंजाब में यह दर्जा हासिल नहीं है क्योंकि पंजाब में वे आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षण संस्थानों के अल्पसंख्यक संस्थान दर्जे का सवाल हो तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य में उक्त समुदाय की आबादी के आधार पर ही इसका निर्धारण होगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को भी प्रदेश में बहुसंख्यक होने के कारण कुछ लाभों से वंचित होना पड़ेगा। संभवतः राज्य के बहुसंख्यक समाज के भय, दबाव अथवा उसे प्रसन्न रखने की राजनीतिक मजबूरी के चलते ही अल्पसंख्यकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। राज्य के धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को स्पष्ट और कड़ा स्टैंड लेना होगा और दिल्ली का निर्णय वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित न होकर विशुद्ध मानवीय और संवैधानिक तत्वों पर आधारित हो, तभी इस पेचीदा मामले में वास्तविक न्याय संभव हो सकेगा।